श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। नमो अरहंताणम। पदार्थ में शक्ति भी ज़्यादा होती थी और मनुष्य में भी शक्ति ज़्यादा होती थी, बड़े शक्तिशाली थे। तो भोजन का भी वही था और उनकी सारी पूर्ति कल्प वृक्ष के द्वारा होती थी। वृक्षों में इतनी ताकत थी कि बस थोड़ा सा कुछ खाया और फिर भूख की आवश्यकता नहीं रहती। तो कृषि की कोई आवश्यकता ही नहीं हुई, खेती करने की करना जानते भी नहीं थे और न आवश्यकता थी। कपड़ों की आवश्यकता भी पूरी हो जाती, कोई वस्त्र बनाने वाला तो था नहीं। सबसे पहले कोई बुनकर नहीं बना, न किसी ने वस्त्र बनाया, बस वृक्षों के ही जो पत्ते थे, छाल थी, उनसे ही अपना काम कर लेते। ये ज़्यादा कपड़ों का विस्तार तो ज़्यादा हुआ है और जैसा कहा जाता है कि आदमी में जैसे जैसे विकृतियाँ बढ़ी है वैसे वैसे कपड़ों का विस्तार हुआ है। तो कपड़े भी नहीं थे, खाने को मिल जाता और घर नहीं था, वृक्षों के नीचे ही सो जाते, एकदम प्राकृतिक जीवन था। किंतु युग बदला, समय बदला, स्थितियां बदली, वृक्षों की शक्ति भी कम हो गई। उनकी जो उत्पादकता थी और उनमें जो पोषक शक्ति थी उसमें कमी आ गई। पहले जहां एक चने की दाल से काम चल जाता था, अब शायद और बहुत ज़्यादा चाहिए। इधर तो खाने की अपेक्षा बढ़ी और उधर वृक्षों की शक्ति घटी। यह स्थिति बनी, तब फिर एक संघर्ष शुरू हुआ। अब देखिए संघर्ष का इतिहास, एक हिंसा का इतिहास। का हिंसा कब शुरू होती है, संघर्ष कब शुरू होता है कि जब यह स्थिति बन जाती है, उस अवस्था में एक संघर्ष पैदा होता है। यौगलिक कभी छीना झपटी करना नहीं जानते थे, कभी अधिकार करना भी नहीं जानते थे। सब वृक्ष स्वतंत्र, किसी पर किसी का अधिकार नहीं, न कोई अहंकार और न कोई ममकार। अहंकार जन्मता है सत्ता के साथ, वह नहीं थी। ममकार जन्मता है अभाव के साथ। जब अभाव होता है, कम होती है वस्तु, तब मेरापन सोचता है कि इकट्ठा कर लूँ, इकट्ठा कर लूँ। आदमी इकट्ठा करता है क्यों? कि उसको डर है कि कहीं भूखा न रह जाऊँ। लोग सोचते हैं बूढ़ा इकट्ठा न करूँ तो बूढ़ापे में क्या होगा। बात भी ठीक है, अगर नहीं है तो क्या होता है फिर। आज की स्थिति में तो ये ठीक है कि ममकार के बिना काम भी नहीं चल सकता, संग्रह के बिना काम भी नहीं चल सकता। कम से कम जीवन चलाने के लिए जितना जरूरी है उतना तो करना होता है। मैंने एक बात पढ़ी थी कि गांधी जी के पास एक कांग्रेस की कार्यकर्ती राजकुमारी अमृत को, जो बड़े बड़े पदों पर रही, एक दिन आई गांधी जी के पास, आकर बोली कि बापू मैं मेरी सारी संपत्ति कांग्रेस को समर्पित करना चाहती हूँ। गांधी जी ने सुना, थोड़ा चिंतन किया और बोले ऐसी भूल कभी मत करना। आप देखिए सुझाव कैसा दिया व्यवहारिक। आज तो तुम मंत्री हो, बड़े पदों पर हो, पर सदा कोई ठेका नहीं है मंत्री रहोगी। जिस दिन मंत्री नहीं रहोगी और अवस्था भी आ जाएगी, उस समय तुम्हारी क्या व्यवस्था होगी। ध्यान दो, ऐसा अव्यवहारिक काम मत करो। गांधी जी ने रोक दिया। अब मंत्री पद से हटने के बाद उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने लिखा कि बापू की सलाह वह नहीं होती और मैं वह नहीं करती तो आज मेरी क्या दशा होती, आज मैं कहीं की नहीं रहती। तो हम अव्यवहारिक बात न करें। गृहस्थ का काम संग्रह के बिना नहीं चलता, उसे संग्रह करना होता है, उसे ध्यान देना होता है कि बुढ़ापे में क्या होगा,
बीमारी की अवस्था में क्या होगा, और भी कठिन स्थितियों में क्या होगा, तो उसके अनुरूप अपना संग्रह करता है। संग्रह समस्या नहीं है, समस्या है अनावश्यक संग्रह। जो अनावश्यक संग्रह करते हैं, जिसका कभी उपयोग नहीं होता, वह समस्या पैदा करता है। पंजाब की बात है, एक महाराजा के पास बहुत ज़्यादा संग्रह था और वे एक दिन किसी तपस्वी साधु सन्यासी को दिखाने के ले गए। और यह निश्चित बात है कि पदार्थ ज़्यादा है, सत्ता अधिकार ज़्यादा है, तो अहंकार को तो आना ही पड़ेगा। अहंकार पीछे पीछे चलता है। तो अहंकार भी था, अपने संग्रह पर गर्व भी था, दिखाना चाहता है। और बिना प्रशंसा के अहंकार की तुष्टि नहीं होती। अहंकार की तुष्टि कब होती है कि दूसरा कह दे कि देखो कितना बड़ा आदमी है, कितना है, तो अहंकार को भोजन मिल जाता है। अगर कोई पुष्टि न करे, प्रशंसा न करे, तो फिर और ग्लानि होती है कि देखो मेरे पास इतना है, मुझे कोई पूछता भी नहीं है, मन में और ग्लानि पैदा होती है। अहंकार एक पोषण लेता है प्रशंसा के द्वारा। राजा ने सोचा कि दिखाता हूँ और सन्यासी जी, साधु जी मेरी प्रशंसा करेंगे, कितना अच्छा होगा। देखा, सारा भंडार देखा, विशाल रत्न राशि, हीरा, पन्ना, माणक, मोती आदि आदि विशाल संग्रह। बोले नहीं। अब भला बोले नहीं तो कैसे मिले? बोले महाराज कैसा लगा? मौन। फिर पूछा, 2-3 बार पूछा, आखिर सोचा कि क्या करें, उत्तर देते ही नहीं है। तो बोला महाराज इतना मेरे पास है, आपको लगा कैसे, ये तो बताइए। उन्होंने कहा फालतू, व्यर्थ, निकम्मा, अनावश्यक। बस एकदम अहंकार गायब हो गया, चूर हो गया। जब प्रतिकूल बात मिलती है तो अहंकार एकदम दब जाता है, और प्रशंसा के 2 बोल मिलते हैं तो अहंकार भी फुफकारने लग जाता है। शांत हो गया अहंकार। बोले महाराज ये कैसे कहा आपने, व्यर्थ कैसे, अनावश्यक कैसे? बोले राजा तुम चिंतन करो, तुम्हारी खेती बंद हो गई, खेती नहीं है, अनाज पैदा नहीं हुआ, तो फिर किसे खाओगे बताओ मुझे? हीरा खाओगे, पन्ना खाओगे, माणक खाओगे, किसको खाओगे? तो मेरा खा तो नहीं सकता, ये तो खाने की चीज़ नहीं है। तो फिर क्या करोगे? कि क्या करूँगा, प्रयत्न करूँगा और कुछ कहीं से जुटाऊँगा। तो बोले कि जो आवश्यक है राज्य में, अन्न का भंडार, अन्न का संग्रह, वह तो तुम कम कर रहे हो, और ये रत्नों का संग्रह ज़्यादा कर रहे हो, ये कभी तुम्हारी भूख नहीं बुझाएगा, इसलिए सारा अनावश्यक है। आवश्यक है अन्न का भंडार और जल का भंडार। हम देखते हैं कि बहुत लोग आवश्यक को प्राथमिक सूची में नहीं रखते, अनावश्यक को प्राथमिकता की सूची में रखते हैं। जल को प्राथमिकता की सूची नहीं दी जाती, पानी इतना बरसता है, अगर प्राथमिकता की सूची में हो तो शायद जल की कमी न रहे, किंतु सूची में नहीं है। प्राथमिकता की सूची में हीरा है, पन्ना है, माणक है, या सिक्का है, पैसा है, डॉलर है, बस ये प्राथमिकता की सूची में है। तो हम इस पर भी चिंतन करें, आवश्यकता और अनावश्यकता। आदमी बुढ़ापे की चिंता करता है, संग्रह करता है, और संग्रह करता है तो ममकार भी बढ़ता है। इस सच्चाई को मैं अस्वीकार नहीं करूँगा कि कोई भी गृहस्थ ममकार से मुक्त नहीं हो सकता, ममत्व से मुक्त नहीं हो सकता, और परिग्रह से मुक्त नहीं हो सकता।
साधु सन्यासी हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, वे भी नहीं होते हैं। हो जाए तो बहुत अच्छी बात, उनको होना चाहिए, पर उनमें भी कठिनाई है, किंतु गृहस्थ हो नहीं सकता। तो फिर एक सीमाकरण, अमुक सीमा के बाद करें तो वह अनावश्यक है, और सीमा के साथ करें तो वह आवश्यक है। अब सीमा की बात है, आवश्यक अनावश्यक की बात। उस समय तो यौगलिकों में तो ममकार नहीं था, किंतु एक समय जब ये आ गया कि वृक्ष तो कम देने लगे और यौगलिक ज़्यादा, तब फिर ममकार की बात शुरू हो गई और वृक्षों पर भी अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। अब जब वृक्षों पर अधिकार जमाया तो दूसरे आए और फल खाने लगे, यहाँ नहीं खा सकते, ये मेरा वृक्ष है। उसने कहा रे मेरा कहाँ होता है, मेरा क्या होता है, मेरा हम जानते ही नहीं है, वृक्ष तो सबका है। कि नहीं, वह बात बीत गई, वह समय बीत गया, अब तो इस पर मेरा अधिकार है। तब लड़ाई शुरू हो गई कि तेरा अधिकार कहाँ से हुआ, मेरा भी अधिकार है। लड़ाई शुरू हो गई, ये वृक्षों को लेकर और लड़ाई शुरू हो गई। अब हम देखें हिंसा का बीज कहाँ से है, हिंसा के बीज को खोजें कि जहाँ ममकार है वह हिंसा है। हिंसा का बीज है ममकार, मेरापन, मेरा है, अधिकार की भावना, वह हिंसा शुरू हो गई। मनोविज्ञान में मौलिक मनोवृत्तियों के अनेक वर्गीकरण मिलते हैं। आखिर में फ्रायर ने उन वर्गीकरणों के बाद एक निष्कर्ष निकाला और उन्होंने कहा कि केवल अधिकार की वृत्ति ही मौलिक मनोवृत्ति है। बस एक में सब कुछ आ जाता है, अधिकार की मनोवृत्ति, बस मेरा है, मेरा अधिकार है, यह मौलिक मनोवृत्ति है और यह समस्या की जड़ है, हिंसा की जड़ है। और दूसरी बात, इसके बिना काम भी नहीं चलता। तो भगवान महावीर ने इस समस्या पर जो समाधान दिया वह बड़ा सुंदर है, और वह यह है कि भाई अव्यावहारिक बात मत करो। अगर हम कहें कोई गृहस्थ ममत्व न रखे तो घर भी नहीं चलेगा, गृहस्थी भी नहीं चलेगी, समाज भी नहीं चलेगा। ममत्व तो होगा, तो न तो ममत्व का सर्वथा बहिष्कार, ममत्व मत करो, यह कहना भी व्यावहारिक बात नहीं है। तो फिर समस्या बढ़ेगी कि समस्या का समाधान यह है कि अनावश्यक ममकार मत करो, अनावश्यक अधिकार मत करो, पदार्थ जगत पर अनावश्यक अधिकार मत करो। यह एक सुंदर समाधान है, यानी ममत्व का सीमाकरण है। बहुत लोग कहते हैं कि अपरिग्रह, महावीर ने अपरिग्रह का संदेश दिया, जैन लोग इतने धनी हैं। महावीर ने गृहस्थ के लिए कभी अपरिग्रह की बात कही नहीं, समझना चाहिए इसको। साधु के लिए तो अपरिग्रह का महाव्रत है, गृहस्थ के लिए महावीर ने अपरिग्रह का महाव्रत नहीं बतलाया। गृहस्थी अपरिग्रह होगा तो खाएगा कहाँ से, भीख मांगेगा, भीख मांगना और बड़ा पाप है। अपरिग्रह की बात गृहस्थ के लिए नहीं है। गृहस्थ के लिए क्या है, 5 अणुव्रत हैं, उनमें 5वां अणुव्रत है इच्छा परिमाण, याद रखना चाहिए। अपरिग्रह नहीं गृहस्थ के लिए, गृहस्थ के लिए तो इच्छा परिमाण, और साधु के लिए अपरिग्रह महाव्रत। इच्छा का परिमाण करो, बस इच्छा को अनंत मत बनाओ, इच्छा की सीमा करो, उसका परिमाण करो कि मैं इतने से ज़्यादा नहीं रखूँगा। और ये एक पूरे जीवन की चर्या है, मैं इतने से ज़्यादा नहीं खाऊंगा, इतने से ज़्यादा धन का संग्रह नहीं करूंगा, इतने से ज़्यादा भूमि का संग्रह नहीं करूंगा, इतने से ज़्यादा मकान नहीं रखूंगा, इतने से ज़्यादा कपड़े नहीं रखूंगा। आज तो बहुत उपयोगी है, और महिलाओं के लिए तो बहुत उपयोगी है कि इतने से ज़्यादा साड़ी नहीं रखूंगी। साड़ियों का तो पता ही नहीं है, फिर सूरत तो शायद साड़ियों का शहर रहा होगा जब। हाँ, और भी आज के बड़े बड़े नेताओं के जो चरित्र सुनते हैं कि इतनी साड़ियाँ निकली कि रोज़ एक पहने तो भी जीवन भर दूसरी खरीदने की ज़रूरत नहीं।
तो ये जो संग्रह होता है ये समस्या है, इसका परिमाण करो कि इतने से ज़्यादा कपड़ा वर्ष में काम नहीं लूँगा, इतने से ज़्यादा चप्पलें नहीं रखूँगा, नहीं रखूँगी। ये काम की बात है। चप्पलों का भी सुना है कि बड़े बड़े नेताओं के पास इतनी चप्पलें निकली कि रोज़ नहीं पहनो तो भी क्या शायद खरीदने की ज़रूरत न हो। ये मनोवृत्ति है अधिकार की, संग्रह की, ये समस्या पैदा करती है और हिंसा को जन्म देती है। हम समझे हिंसा कहाँ पैदा होती है, हिंसा की जड़ क्या है, इस पर विचार करें। मारो मत मारो की बात तो बाद में आ गई। अरे मारने से पहले तुम्हारे मन में मारने की वृत्ति पैदा हो रही है, वह होगी तो तुम कैसे नहीं मारोगे। उस वृत्ति पर ध्यान दो कि जड़ कहाँ है, जड़ कहाँ है। कोई एक सन्यासी की बात कही जाती है, कोई रहने वाला था उत्तर प्रदेश का, उधर का कोई दक्षिण भारत का रहा होगा, राजस्थान में चला गया, खेत देखा तो खेती तो कटाई हो गई, फसल काट दी गई। अब पीछे तुम्बे की बेलें थी, वे बेलें पड़ी रहती है, बेलें फैली हुई और सैकड़ों सैकड़ों तुम्बे लगे हुए, और तुम्बे देखने में बड़े बढ़िया लगते हैं, रंगीन, ऐसे चमकदार रंग होता है और आकर्षक होता है। उसने सोचा अच्छा फल है, गया और एक फल तोड़ा, तुम्बे को तोड़ा, चखा तो खारा, एकदम कड़वा, मुँह कड़वा हो गया। सोचा कि कड़वा है, फिर गया बेल के पत्ते को तोड़ा तो वह भी कड़वी, फूलों को तोड़ा तो भी कड़वा, सबको तोड़ा तो कड़वा। आखिर में देखो बात क्या, जड़ को तोड़ा वह भी कड़वी। तब बोला हाँ बात समझ में आ गई कि जिसकी जड़ ही कड़वी है तो भला फल मीठा कैसे होगा। तो हम विचार करें कि जब यह जड़ ही कमज़ोर है, जड़ ही कड़वी है, तो फिर समस्या का समाधान कैसे होगा। हमें जड़ तक पहुंचना है कि हिंसा कहाँ पैदा हो रही है। हम लोग तो पत्तों की बात करते हैं कि मत मारो, यह मत करो, वह मत करो। इस पर विचार करें कि हिंसा पैदा कहाँ हो रही है, हिंसा का जन्म कहाँ हो रहा है। जो बच्चा जन्मेगा वह तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और सब कुछ होगा। तो उस जड़ तक पहुंचने की ज़रूरत है, और हिंसा की जड़ है ममकार का असीम होना, यानी ममत्व का सीमाकरण नहीं है, यह हिंसा की बड़ी जड़ है। तो यह हिंसा पैदा हो रही है। यौगलिकों के सामने भी यह समस्या आ रही है। तब कुछ मिले, सोचा क्या करें। तब सोचा ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अब छीना झपटी शुरू हो गई, लूट खसोट शुरू हो गई। आज के ज़माने में लूट खसोट करते हैं कोई बात नहीं, यौगलिक जैसे भले आदमी भी ये करने लग गए, तो भला कैसे काम चलेगा। तब सोचा कि कोई मुखिया कौन है अपना, उसके पास चले। तब फिर ये नेतृत्व का चिंतन चलता है। नेतृत्व का विकास भी हिंसा में ही होता है। जहाँ हिंसा न हो नेता की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यह नेतृत्व और सारे हिंसा के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनमें भी चिंतन चल रहा है। तो इस सारी जो कथा वस्तु से हम निष्कर्ष निकालें कि अधिकार की भावना, असीम ममत्व का होना और अपना अधिकार जमाना, ये सारी हिंसा को पैदा करने वाली मनस्थितियाँ और घटनाएं हैं। इन पर विचार कर और हम सीमा की बात में आए। पांचवा अणुव्रत, इच्छा का परिमाण, इस पर ध्यान दें तो शायद अनेक समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। इसलिए इस विषय में इच्छा परिमाण पर हमारा चिंतन और आगे बढ़ना चाहिए। ओम आर